हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री की एनसीईआरटी जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था क्लास 7 का चैप्टर 5। ठीक है, पार्ट 1 पढ़ा था हमने, उसका आप पार्ट 2 देखेंगे तो आगे देखेंगे। तो हमारा चैप्टर था शासक और इमारतें। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। देखिए, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो एक बार देखते हैं बैक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो उस समय जो राजा होते थे, ठीक है, अब उनको क्या अपनी पावर दिखानी होती थी ना, तभी तो लोग जो है उनके साथ रहेंगे। तो वो इस लोगों को अपने साथ लेने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए मंदिर का निर्माण करते थे। ठीक है, और ईश्वर के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए, वो भी इसलिए था कि वो ऐसा करेंगे तो ज़्यादा जनता उनसे जुड़ाव महसूस करेगी। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। अब देखिए क्या होता था कि जो मंदिर होते थे ना, वो बहुत ज़्यादा उधर धन संपदा भी होती थी। तो मान लीजिए एक राजा है, अगर वो दूसरे के मतलब राज्य पर आक्रमण करेगा तो उसके जो मंदिर होंगे उन पर भी करेगा, है ना। ठीक है, वहाँ से धन संपदा लूटेगा। तो इसलिए भी हुआ कि जब ये बता रहे हैं कि एक दूसरे के राज्यों पर उन्होंने आक्रमण किया तो ऐसी इमारतों को निशाना बनाया। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीबल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्म कित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। जिसका एक उदाहरण भी है कि जो 9वीं शताब्दी में जब राजा थे पांड्य राजा श्रीवल्लभ नाम था, उसने क्या किया था, श्रीलंका पर आक्रमण किया था। उस समय श्रीलंका का राजा कौन था, सेन प्रथम। ठीक है, और वहाँ पर जो भी चीज़ें थी वो ले गया। ठीक है, ये बताया किसने था, बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकित्ती ने बताया था कि वहाँ रखी हुई सारी चीज़ें वो ले गया। सिंगली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेनदित्य ने अपनी सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। अब देखिए, ये एक तरीके से क्या था, एक राजा के स्वाभिमान पर अटैक होता था, है ना, डायरेक्ट कि यहाँ से सारी चीज़ें ले गया, उसने आक्रमण किया। तो जब श्रीलंका के जो आगे शासक थे सेनदित्य, तो उन्होंने जो पांड्य की राजधानी मदुरई पर उन्होंने कहा कि आक्रमण करिए। ठीक है, तो बौद्ध इतिहासकार ने लिखा, हमें पता है ऐसे ही चलता है कि जब किसी ने लिखा होता है उस बारे में। उन्होंने बताया कि उस अभियान में कहा गया कि बुद्ध की जो स्वर्ण मूर्ति है उसको ढूंढो और वापस लाओ। साइड में देख लेते हैं, मुगल चारबाग का वो दिया हुआ है नक्शा टाइप का। हुमायूं के मकबरे का चारबाग दिल्ली का दिया हुआ है। कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चारबाग देखिए थोड़ा अलग अलग है। लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। तो अब हम आगे देखते हैं इधर से। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रताप ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। अब यहाँ पे एक उदाहरण और दे रहे हैं कि 11वीं शताब्दी में चोल राजा था राजेंद्र प्रथम, तो उसने एक जो शिव मंदिर बनवाया था अपनी राजधानी में, तो उसमें मतलब और लोगों को हराकर जो मूर्तियाँ थी वो उसमें लगाई गई। एक अधूरी सूची में मतलब हराकर ली गई मूर्तियाँ उसमें लगाई। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की एक प्रतिमा और बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। देखिए, भैरव में दिया हुआ है कि शिव का एक रूप होता है भैरव। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये सारी मूर्तियाँ जो थी उधर उसने लगाई थी। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा धन और मूर्तियों को लूट लिया। तो देखिए, गजनी का जो सुल्तान था महमूद, ठीक है, वो किसका समकालीन था ये पूछा जा सकता है, तो राजेंद्र प्रथम का। ठीक है, उसने क्या करा, भारत में मंदिरों पर आक्रमण किया था और यहाँ से धन और मूर्तियों को लूटा था। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। तो देखिए, उसने इस तरीके से नष्ट करके, मतलब वो ऐसा कोई बहुत अच्छा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट राजा भी नहीं था, लेकिन क्या, जब उसने ऐसा किया मंदिरों को नष्ट किया,
तो इस तरीके से वो अपने आप को एक बड़ा योद्धा दिखाना चाहता था और उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे कई सारे। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल एवं सैनिक सफलता का प्रदर्शन राजनीतिक शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। अब देखिए, जब आप कोई आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ ऐसा पूछा जा रहा है, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया कि मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया, तो यहाँ से आपको ये बात पता चलती है कि ऑब्वियसली राजा बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, ठीक है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते थे कि उनके पास कितनी पावर है, और दूसरा ईश्वर के प्रति निष्ठा दिखाते थे। और जब वो दूसरे किसी पे आक्रमण करते थे तो वहाँ से उनके मंदिरों पर ही आक्रमण, वहाँ से लूट की जाती थी। राजेंद्र प्रथम, और इसके बाद देखेंगे बाग मकबरे और किले। देखिए, ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आ गया है। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वास्तुकला वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। तो देखिए, जो मुगल शासक थे जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां, ये क्या करते थे, साहित्य कला में बहुत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। मतलब बाबर की जो आत्मकथा थी उसमें भी उसने लिखा है कि उसे बागों की योजना बनाने में उसका मन था, ठीक है, रुचि थी। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। तो देखिए, आप ये आपको 4 बाग दिखेंगे, आपको इस साइड में दिख रहा होगा, ये रहा 4 बाग, ठीक है, ऐसे करके ये 4 बाग बना देते थे। ये नाली रहती थी इन लोगों की, ठीक है, इस तरीके का, मतलब उस समय फेमस था बनाना। तो क्या करते थे, कहाँ पर थे, अक्सर ये बाग दीवारों से, ये बाग भी क्या होते थे, चारों तरफ दीवार उनके होती थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको जब आप अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए 4 बाग के बारे में, तो आंसर राइटिंग में आपको यही लिखना होगा कि कैसे होते थे। और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे, ठीक है, कृत्रिम नहरें थी उधर। औपचारिक बागों की योजना उनके बनाने और खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। बाबर को इस काम में रुचि थी। समान 4 हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। 4 मतलब 4 बाग, ठीक है, 4 बाग थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। अब ये परंपरा शुरू कब हुई थी, अकबर के समय से। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। कहाँ कहाँ थे, कश्मीर, आगरा और दिल्ली में बनवाए किसने थे, जहांगीर और शाहजहां ने। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि अकबर के टाइम पे क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए थे, ठीक है, बहुत सारे इनोवेशन हुए थे वास्तुकला में। इसकी प्रेरणा लेकिन ली कहाँ से गई थी, उन्होंने जो तैमूर था उसके मकबरों से ली थी, ठीक है, मध्य एशियाई पूर्वज जो था उनका। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिष्टक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। तो देखिए, हुमायूं का जो मकबरा था उसमें सबसे पहली बार क्या दिखा, गुंबद दिखा जो बहुत ऊंचा था, ठीक है, और मेहराबदार प्रवेश द्वार, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस तरीके का दिखा, ठीक है, जो बाद में क्या है, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित है। अब देखिए, ये क्या है, 4 बाग, इसके चारों तरफ 4 बाग हैं। इसका निर्माण 8 स्वर्गों तथा हस्त विहिष्ट की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष और 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। ठीक है, ये होता है जब आप डिस्क्राइब करते हैं, तो ये चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें ये क्या बता रहे हैं कि इसका निर्माण, ये आपको नाम याद रखना है, 8 स्वर्गों अथवा हस्त बेहस्त की परंपरा। ये क्या है, इसमें क्या होता था, एक बीच में कक्ष होता था, कमरा, और 8 कमरों से, एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। 8 स्वर्गों से, आप याद रखिए, 8 कमरों से, ठीक है। इसका बना कैसे था, लाल बलुआ पत्थर से, और किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। ये देखिए साइड में जो आपको चित्र दिख रहा है, काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की एक चित्रकारी कैसे रास्ते एक दूसरे को काटती नहरों 4 बाग योजना की विशेषता बताती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, चित्र में क्या दिया हुआ है, हुमायूं का मकबरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। यहाँ पे जो हमने चीज़ें बताई है वो इसी से रिलेटेड है। दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, ठीक है, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया। आप देख सकते हैं, ये दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा है, ठीक है।
शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शाहजहाँ का जो टाइम था उस समय क्या हुआ, मुगल वास्तुकला के जितने भी तत्व थे उनको मिला दिया गया। शाहजहाँ के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। देखिए, मुगल्स बाद में शक्तिशाली हो गए, उन पर काफ़ी धन संपदा भी आ गई, तो शाहजहाँ के टाइम पे काफ़ी सारे निर्माण कार्य हुए थे कि ताजमहल भी तभी बना था और आगरा और दिल्ली में बने। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई गई थी। ठीक है, सार्वजनिक सभा दीवाने खास और व्यक्तिगत सभा दीवाने आम, ठीक है, इनकी योजना बनाई गई थी। ठीक है, और एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिन्हित सुतुन तथा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। ठीक है, ये क्या होता था, एक विशाल आंगन में होते थे, इनको चेहल सुतन या 40 खंभों की सभा भवन भी कहते थे। तो ये इसका एक सामने दिया हुआ है चित्र, जहाँ पर क्या होती थी, इनकी सभा होती थी, ऊपर राजा बैठते थे। अगर आप मूवी देखेंगे तो शायद जोधा अकबर में भी ऐसा दिखाया गया है सेम। शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे और इनके सभा भवन जो शाहजहाँ के थे वो कैसे थे, मस्जिद जैसे दिखते थे। इनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्राय किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो राजा होते हैं वो अपने आप को ईश्वर से किसी तरह किसी तरह जोड़ते हैं। ठीक है, उसको या तो अपना प्रतिनिधि बताते हैं, इससे क्या होता है, जनता उनसे ज़्यादा जुड़ती है, जो धार्मिक जनता होती है। तो क्या होता था कि शाहजहाँ के जो सभा भवन थे वो मस्जिद से मिलते जुलते थे, और क्या होता था कि सिंहासन जिस मंच पर था उसे प्राय किबला, किबला मतलब होता है जहाँ नमाज के दौरान मुसलमान जिस दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं, क्योंकि क्या होता था जब लोग बैठते थे तो उनका मुँह उस तरफ ही होता था। तो ये बताता है कि राजा क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उसकी तरफ फेस करके वो बैठे हैं। पित्रादुरा का मतलब उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। पित्रादुरा एक शैली होती है फ्रेंड्स। ठीक है, जब क्या होता है, संगमरमर पे या बलुआ पत्थर पर पत्थरों को दबाकर बनाए जाते हैं। ये पित्रादुरा शैली क्या होता है, ये एक तरीके से ताजमहल पर भी है। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले में अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि जो शाहजहाँ था, ठीक है, उसके सिंहासन के पीछे पित्रादुरा से काम था, जड़ाऊ काम। ठीक है, जिसमें एक पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को दिखाया गया था, वो वीणा बजा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सही प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। तो शाहजहाँ एक ये दिखा रहा है कि वो क्या करता है, जब वो न्याय करता है तो चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी हो, ऊंचा नीचा, सबके साथ वो समान व्यवहार ही करेगा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। तो पहले ही बता रहे हैं कि शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी, ठीक है, और यमुना नदी के तट के आसपास सबके घर थे। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही एक अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहास का नदी तट बाग कहते हैं। ठीक है, इन लोग ये याद रखिए, बाग मुगल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और एक तरीके के अलग बाग थे, नदी तट बाग। इस तरह के बाग में निवास स्थल चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होते थे। तो ये बता रहे हैं कि जो उनका निवास स्थल था वो बाग के बीच में नहीं था, नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। ठीक है, बाग के मतलब साइड में होता था और नदी तट के पास। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर और बाग इसके दक्षिण में बनवाया गया था। यहाँ पर ये बता रहे हैं फ्रेंड कि शाहजहाँ ने जो अपना ताजमहल बनाया था वो नदी तट बाग योजना पर था। ठीक है, जो ताजमहल था सफ़ेद संगमरमर से बना, आपको पता है। ठीक है, ये मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर था और बाग इसके दक्षिण में, ठीक है, पीछे साइड था। नदी तट पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। वो मतलब जितने भी अभिजात थे, नदी तक उनकी पहुंच को नियंत्रित करना चाहता था वो।
दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नए शहर निर्मित करवाए उनमें शाही महल नदी तट पर स्थित थे। तो दिल्ली में इसने बनवाया था शाहजहानाबाद, ठीक है। उसमें जो नया शहर था उसमें क्या था, उसने जितने भी शाही महल थे वो नदी पर स्थित थे। देखिए पानी सबको चाहिए तो इसलिए नदी तट पर ही ये लोग ज़्यादा उनकी बस्ती होती थी। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उनके बड़े बेटे दाराशिकों को ही नदी पर पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। अब देखिए नदी पर भी सब नहीं जा सकते, सिर्फ उसका बेटा जो था दाराशिकों वो ही जा सकता था। आगरा का ताजमहल, ठीक है, जो ये साइड में चित्र बना हुआ है, 1643 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ये आप देख सकते हैं। एक नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाई ओर है। दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें तो आप देख सकते हैं इसमें ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक आप पूरी नदी देख रहे हैं, यमुना नदी, ठीक है। यहाँ पर हमारा बाई ओर ताजमहल है और नदी के चारों ओर क्या है, अभिजातों के बाग महल हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बताई गई है शाहज 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास कहाँ है, शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है। आप देख सकते हैं यमुना नदी पर ये इस तरीके की इनकी योजना है। मतलब मेन नदी तट बाकी जितने भी लोग थे उनको अपने घरों का निर्माण नदी से दूर करवाना पड़ा। क्षेत्र और साम्राज्य अब देखेंगे। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। तो फ्रेंड्स 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दियों के बीच क्या हुआ, बहुत सारी निर्माण गतिविधि हुई, बढ़ गई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में इसके साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ, एक जगह से दूसरी जगह। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र में भी अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा, ठीक है। विजयनगर के राजाओं की जो गजशालाएं थी उस पर किसका प्रभाव था, बीजापुर और गोलकुंडा जो सल्तनतें थी उनकी वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल शहरों से बहुत मिलती जुलती थी। तो मथुरा के निकट जो है वृंदावन, ठीक है, तो वहाँ पर जो मंदिर की जो वास्तुकला थी वो किससे मिलती जुलती थी, फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से। मतलब ऐसा होता ही है ना। अभी भी मतलब एक जैसे कि प्रभाव तो पड़ता ही है, कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, तो एक जगह बनेगा वैसे ही देख के दूसरी जगह बनेगा, ऐसा है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण से विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के संसेचन में मदद मिली। तो ये बता रहे हैं कि क्या हुआ कि जो विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ, मतलब काफ़ी विशाल साम्राज्य बना, उसने क्या किया, जो आसपास के विभिन्न क्षेत्र उनको भी शासन के अधीन ला दिया, ठीक है, जिससे क्या है एक दूसरे की कला का आदान प्रदान हुआ। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली को अपनाने विशेष रूप से दक्ष थे। ऐसा नहीं है कि सबने जैसे मुगल जैसे सबने बनाया वैसे ही सबने बनाया, मुगल ने भी जो क्षेत्रीय कला थी उसको भी अपनाया। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुबंद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। तो देखिए बंगाल में ये उदाहरण के रूप में बता रहे, बंगाल में स्थानीय शासक जो थे छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का इन्होंने निर्माण करवाया, जैसे, ठीक है। तो मुगलों को ये बहुत पसंद आया, उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका उपयोग किया, इसी चित्र में ये दिखा रहे हैं। यानी क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। अकबर की राजधानी जो थी दिल्ली में फतेहपुर सीकरी, उसमें क्या उसकी में जो बहुत सारी इमारतें बनवाई थी अकबर ने, तो उन पर गुजरात और मालवा की जो वास्तुकलात्मक शैली है उसका इफेक्ट दिखता है। अब चित्र में दिया है वृंदावन के गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग। इन मंदिरों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। सॉरी, ये वृंदावन के गोविंद देव की मंदिर का अंदरूनी भाग है। लाल बलुआ पत्थर से बना था। 2-4 में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इनकी ऊपरी ऊंची भीतरी छतों का निर्माण किया था। वास्तुकला की शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया।
ये दिया है फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल की छत के विस्तार को समाते अलंकृत स्तंभ या टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकला परंपराओं से प्रभावित हैं। ठीक है, जोधाबाई महल पे ये दिखा रहे हैं कि जो स्तंभ हैं वो गुजरात कला से प्रभावित हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद ही उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज स्थापित करने के प्रयास किए ये शैली अपनाई गई। तो बाद के जो राजा थे उन्होंने भी इस शैली को अपनाया। ये एक और बताया गया आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। ठीक है, फ्रांस के उसमें बता रहे हैं 12वीं शताब्दी के समय के बारे में। वास्तुकला की शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। आप कई बार पढ़ेंगे गॉथिक शैली, तो देख लीजिए ऐसी होती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबल से लिखे गए दृश्यों का चित्रण है, तब उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों में कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो ये गॉथिक शैली है, ये ध्यान रखिए। बाकी आपको अपना ध्यान जो बताया वो सब पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय।